नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश के जनगणना को देखेंगे। और जनगणना जो है कि यूपी पीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो अपने यूपी का, उसमें जनगणना से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। और ख़ासकर यूपी पीसीएस में तो अच्छे खासे क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हम जो है दोस्तों इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को देखेंगे। ये हमारा लेटेस्ट जनगणना है कि हमारा क्वेश्चन जो है कहीं से भी आए और छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जनगणना होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे तो हमें एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। तो देखिए, भारत में जनगणना का आधार जनसंख्या की संरचना से है। इसका तात्पर्य है लोगों की संख्या, उनकी आयु, उनकी लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, व्यवसाय और जनसंख्या की वृद्धि। साथ ही साथ ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या अनुपात आदि से है। तो ये सब चीज़ों का जो स्टैटिक निकाला जाता है, स्टैटिक्स सांख्यिकी, उसको हम जनगणना कहते हैं। जन मतलब लोग, गणना मतलब स्टैटिक्स, लोगों की गणना। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश में जनगणना कराने का अधिकार जो है केवल और केवल केंद्र सरकार को है। तो याद रखिए कि जनगणना का जो आर्टिकल है संविधान में वो है 246। अब देखिए दोस्तों, जनगणना का जो आधार है ये हमारे इंडिया में बहुत प्राचीन काल से ही है। आप देखेंगे जो प्राचीन काल में कौटिल्य थे, उनके अर्थशास्त्र में भी जो है आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना का उपयोग किया जाता था। और जो है मेडिवल टाइम में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो जनगणना आज से नहीं हो रही है हमारे देश में, ये जनगणना हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि जनगणना का जो साक्ष्य प्राचीन में कब मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है और अकबर के टाइम में जो इनके विद्वान थे अबुल फजल, उनके लेखन में भी मिलता है, आईने अकबरी में। अब चलिए दोस्तों हम आधुनिक जनगणना के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आधुनिक जनगणना मतलब हमारे जो आधुनिक काल में हुई थी। अब देखिए, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम गणना स्वीडन में हुई थी। तो सबसे पहले किस देश में जनगणना हुई थी? वैसे अगर माना जाए तो इंडिया में, लेकिन आपको पता है कि हिस्ट्री इस प्रकार से लिखी गई है कि इंडिया में कोई भी चीज़ पहले होता है उसको माना ही नहीं जाता। तो ये लोग कह दिए कि आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो स्वीडन है। तो आप विवाद में न जाते हुए खाली आप फैक्ट को याद कर लीजिए। तो देखिए, स्वीडन में सबसे पहले जनगणना हुई थी, वो भी 1749 में। अब देखिए, 1890 में सबसे पहले दशकीय जनगणना का कार्य जो है अमेरिका में किया गया। दशकीय मतलब हर 10 साल में जनगणना कब कहाँ किया गया, तो ये अमेरिका है। तो आप स्वीडन के बाद अमेरिका याद रखिए। अब देखिए, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना जो हुई थी अपने इंडिया में, अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1772 में। और उस टाइम जो वायसराय था लॉर्ड मेयो था। तो याद रखिएगा, ये बातें एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी हैं। और किंतु देखिए, विधिवत रूप से मतलब सबसे पहले तो जनगणना शुरू हुई 1872 में, लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया गया था कि हम जो है बराबर टाइम टू टाइम करेंगे। ये बात कब तय हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा तय हुआ कि हम जो है अब हर 10 साल के अंतराल में अपने देश की, या कहें तो ब्रिटिश इंडिया की जो है जन की गणना करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दो बात, तिथियां। 1872 लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था पहली बार, लेकिन विधिवत रूप से जो है 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्टार्ट किया गया प्रत्येक 10 साल में। और इस दिन से जो है, इस वर्ष से लगातार होते आ रहा है। इसी क्रम में देखिए, 1872 में लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना के समग्र अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को
एवं अंतिम आंकड़े जो है, देखिए अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को और अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो है आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। और अगर हम यहाँ से बात करें 1872 से जो हो रही है लगातार, तो ये 15वीं थी। जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में कुल 19 प्रश्न थे, तो ये फालतू का है। इसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में है। तो आपको दो बातें याद रखनी है यहाँ से कि संविधान में अगर उल्लेख है जनगणना का, तो एक तो हमने देखा अनुच्छेद 246 में है, कहता है कि केंद्र सरकार ही केवल जनगणना करा सकती है। दूसरी बात है 7वीं अनुसूची में जो है इसका उल्लेख है कि जनगणना कौन कराएगा, तो 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। अब देखिए जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, जबकि जनगणना विभाग का गठन 1961 में किया गया। तो ध्यान रखिएगा जनगणना विभाग का। जनरली आपको ये किसी बुक में या कहीं यूट्यूब पर ये जानकारी नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आजकल आप देखेंगे जनगणना के नाम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, वहीं से आप कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि सही तो है कि वो करा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए वहीं हर बार रिपीट होंगे। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ठीक है, लेकिन जनगणना से कितने 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। और आपको एक समझ भी रखनी जरूरी है पहले से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ नहीं बनती, समझ बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए तो बेटर परफॉर्मेंस आएगा आपका। तो याद रखिएगा जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में की गई और जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया गया। और इसी जनगणना अधिनियम से हर साल जो अभी हर 10वें साल जो 7 जनगणना हुई, इसी अधिनियम से अधिकार प्राप्त की थी। अब देखिए जनगणना 2011 जो थी 15वीं थी। अब स्टार्टिंग से तो 15वीं थी, लेकिन आज़ाद भारत की 7वीं थी। तो 2011 की जनगणना जो थी इसका शुभंकर जो था वो था प्रगणन शिक्षिका। तो प्रगणन शिक्षिका इसका शुभंकर था, याद रखिए। और इसका आदर्श वाक्य था हमारी गणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो याद रखिएगा अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो दोस्तों ये हमारी बेसिक बातें हुई जनगणना से हट के इसके कुछ थियरी के बारे में। तो ये भी साथ ही साथ आपको याद रखना जरूरी है, ये बातें भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 246 में मेंशन किया गया है। इसका प्राचीन काल में अर्थशास्त्र आईन अकबरी में भी जनगणना शब्द का यूज मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं यूज होता होगा जनगणना। स्वीडन में सबसे पहली बार हुआ, अगर व्यवस्थित रूप से 10 साल के अंतराल में तो अमेरिका में हुआ। अपने इंडिया में 1872 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1881 से लगातार हो रहा है। और लॉर्ड मेयो लॉर्ड रिपन भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति सन 2000 में आई थी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति सन 2000 के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, तो प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई सन 2000 को किया गया। तो आपको याद रखना है कि देश की जो पहली जनसंख्या नीति थी, हर देश की अपनी एक जनसंख्या पॉलिसी होती है। तो हमारी जो यूपी की थी वो 11 जुलाई सन 2000 को आई थी। इसमें प्रतिबंधात्मक उपायों की जगह जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य, विकास की व्यापक समस्याओं से जोड़कर देखा गया। आपको पता है अगर जनसंख्या किसी भी देश की अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी तो उस देश में गरीबी उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी और विकास तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं निजी क्षेत्रों की सहभागिता इत्यादि पर बल दिया गया था। इस नीति में ये सब, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु कुछ निम्न प्रावधान किए गए थे। तो कुछ प्रावधान करेंगे तभी तो पॉलिसी का मतलब ही क्या है, अगर प्रावधान नहीं होगा। तो देखिए प्रावधान क्या था, कहा गया कि 10% जो है कि बजट पंचायतों के माध्यम से खर्च होगा जनसंख्या पर। परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु जनसंख्या कोष की स्थापना किया जाएगा। 2016 तक प्रजनन दर जो है वो 2.1% लाना है। अभी हम आगे देखेंगे कि
प्रजनन दर यूपी का कितना है। अभी आप खाली एक थियरी देखिए। वर्ष 2016 तक बालिकाओं की विवाह की वर्तमान उम्र 16.4 से बढ़ाकर 19.5 वर्ष तक करना है। और आपको पता है कि अभी जो बालक बालिकाओं की विवाह की उम्र है उसे 21 वर्ष बराबर कर दिया गया है, मेल और फीमेल। वार्षिक नसबंदी को बढ़ाकर 2005 तक 10 लाख और 2019 तक 13 लाख करना है। राजकीय सेवाओं तथा सरकारी लाइसेंसों में महिलाओं का 33% आरक्षण देना है महिलाओं को। कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से वंचित रखना है। विवाह का पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण करना है। तो विवाह का जो है अनिवार्य पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाएगा, ऐसा इस पॉलिसी में बोला गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या और विकास आयोग का गठन किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं 2011 की जनगणना को अपने प्रदेश से, मतलब यूपी से, और अपने देश से, इंडिया से, इसका कंपैरिजन अभी हम आगे देखेंगे। पहले एक कंपैरिजन देख ले। आपको पता होना चाहिए कि अभी जस्ट 2021 के जो प्री में हुआ था उसमें कंपैरिजन से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें पूछा गया था लिंगानुपात के बारे में। तो चलिए देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश की कुल जनसंख्या, हम यहाँ जो है सारे आंकड़े 2021 के 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो 23 या 24 करोड़ दिखाएगा, लेकिन जो आयोग क्वेश्चन बनाएगा वो गूगल से नहीं बनाएगा, वो गवर्नमेंट की जो गैजेटेड डॉक्यूमेंट है उससे बनाएगा। और खासकर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से आप बताइए, गूगल के हिसाब से नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है वो 19,98,12,341 है, कुल जनसंख्या यूपी का। और यह पूरे देश की जनसंख्या का 16.51% है। तो आपको परसेंट भी याद रखना है। और देश में आपको पता है कुल पॉपुलेशन कितना है, तो 121 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुष देखिए कितने हैं, तो 52% पुरुष है। अगर इसको हम आंकड़ों में देखें तो 10,44,00,000 हैं। आप स्टार्टिंग के जो है कि 3 या 4 डिजिट याद रखिए, क्योंकि आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता, ये यूपी का मॉडल नहीं है। अगर इंडिया में पूछा जाए तो पूरे इंडिया में तो वो ये है 51%, 51.5 लगभग। और ये है कुल 62 करोड़। तो आप कंपैरिजन भी यहाँ देखते जाइए, क्योंकि ये दिया ही है इसीलिए कि कंपैरिजन आप कर पाएँ। तो देखिए, इंडिया से अगर पुरुषों की संख्या जो है यूपी में ज़्यादा ही है। पूरे इंडिया में 51% ही पुरुष है, 51.5, और यहाँ 52.5% है। मोटा मोटा एक राउंड फिगर आप याद रखें, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इतने आंकड़े आएंगे कि आप याद नहीं कर पाएंगे सारा कुछ, और एक के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महिलाओं का देखिए, महिलाएं जो है वो 47.72% है, और ये अगर आंकड़ों में देखा जाए तो कुल 9,53,00,000 है। और इधर इंडिया में 48.53% है महिलाएं। तो ध्यान रखिएगा, अगर यूपी की बात किया जाए तो इंडिया से ज़्यादा यूपी में अगर परसेंटेज वाइज पुरुष हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ कम हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर महिलाएं कम हैं तो आप यहाँ से अपने माइंड में एक खुद से आंसर बना लीजिए कि यूपी का लिंगानुपात तो इंडिया के लिंगानुपात से कम ही होगा। तो इतना। अब देखिए, डेटा को प्रोसेस करने का यही तरीका होता है कि अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई जाए तो आप उन इन्फॉर्मेशन से एक निचोड़ प्राप्त कर लीजिए। तो मैंने आपको केवल यहाँ महिला की जनसंख्या बताया, और आपको पता चल गया कि यहाँ जो है लिंगानुपात कम ही होगा। तो इतना तो याद आपको होना चाहिए। अब खुद ही देख लीजिए। अब मैं आपको डायरेक्ट लिंगानुपाती वाला दिखा देता हूँ। देखिए, प्रदेश की लिंगानुपात कितना है, 912, और इंडिया की लिंगानुपात 943 है। तो ये तो कम ही है। अब यहाँ से भी जोड़ घटा के आप निकाल ही सकते हैं। तो देखिए कम है। अब आगे देखिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या जो है जिसमें, तो यहाँ जो है पूरे इंडिया में 13.60% है।
पूरी जनसंख्या का 13% जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। इसमें बालक बालिकाएं दोनों आएंगी। और इंडिया में देखा जाए तो ये 15.41% है और ये पूरे जो है राज्यों में पहले नंबर पे है। अब दोस्तों देखिए, इन 15% में से जो बालकों की संख्या है कुल 3 करोड़ है लगभग, 0 से 6 आयु वर्ग के लोगों की। तो इनमें जो बालक हैं वो 1 करोड़ 61 लाख हैं लगभग, और बालिकाएं कितनी हैं, 1 करोड़ 46 लाख। अब यही आंकड़े अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया लेवल पर, तो कुल 8 करोड़ हैं 57 लाख और बालिकाएं हैं 7 करोड़ 87 लाख। तो याद रखिएगा, ये ओवर ओवर आपको मेरे ख्याल से ये याद रखना चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुरुष महिला को आपको याद रखना है। अब देखिए, 0 से 6 वर्ग में लिंगानुपात देखिए, ये जो सेक्स रेशियो है, ये देखिए ये कितना है, तो ये 902 है। इस हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो 26वें नंबर पे आता है। और इसी के साथ साथ 26वें नंबर पे देखिए ओवरऑल लिंगानुपात में भी उत्तर प्रदेश आता है। अब यहाँ देखिए, देश जो है ये 919वें नंबर पे आता है 0 से 6 वर्ग आयु में, और ओवरऑल 943। तो आपको ओवरऑल याद रखना है। और जनसंख्या घनत्व देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 9वां स्थान है, और अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो 829 है, और पूरे इंडिया में यह 382 है। अब आगे देखिए, साक्षरता प्रतिशत। तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता प्रतिशत है वो है, देखिए 67% है लगभग, और साक्षरता में 29वें स्थान पे आता है, 67.7%। और इंडिया की बात की जाए तो देखिए ये कितना है, 74.04%। ये इंडिया की लिटरेसी रेट है, साक्षरता प्रतिशत 74% लगभग। और इसमें पुरुष पुरुष देखिए, तो पुरुष जो है वो 77% है और महिला 57%। अगर 67 में आप 10 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत, अगर 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा महिलाओं का, तो याद रखिएगा। और इंडिया में अभी मैंने बताया कि 74% है लिटरेसी रेट, और यहाँ पुरुष जो है वो 80% साक्षर है, महिलाएं हैं 64%। अब साक्षरता में वृद्धि दर देखिए, तो 2011 की जनगणना 2001 की अपेक्षा कितनी परसेंट में यहाँ साक्षरता वृद्धि दर हुई, तो 11.4%। यूपी में 11% लगभग साक्षरता वृद्धि दर थी, और इंडिया की बात की जाए तो यह 9% है। तो आपको याद रखना है कि यूपी का ज़्यादा है इंडिया की अपेक्षा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या की वृद्धि कर बात कर रहा है, तो यह कितना हुई, 20% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में। और इंडिया की बात की जाए तो 17%। अब वार्षिक वृद्धि दर देखिए, तो 1.85% है, जो हर साल बढ़ रही है। अगर आप 20% बढ़ रही है तो इस हिसाब से वार्षिक वृद्धि दर देखिए, वो वह 1.85% हुआ, और इंडिया की तो इतनी है, तो 1.64। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखिए कि इंडिया से तो ज़्यादा ही है दोनों में। कुल ग्रामीण जनसंख्या, तो ये 77.70% है। यूपी की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 77.70% है। अब जो बचे वो नगरी होंगे, तो 77 के बाद जो बचेंगे 22%, तो यहाँ की नगरी होगी। यह प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इंडिया की बात की जाए तो 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है, और 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है। तो यहाँ देखिए, शहरी जनसंख्या इंडिया में ज़्यादा है और यूपी में कम है आंकड़ों के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों के अनुसार हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। देखिए, जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का 9वां स्थान है, और राज्यों की दृष्टि से है चौथा। अब देखिए, देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश जो है
18.63% है और यह देश में पहला है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ है? यूपी में। देश की कुल शहरी आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? देश की कुल आबादी का तो यह कितना है? 11.79 और महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। एक दशक मतलब 2001 से 2011 में बढ़ी कुल आबादी कितनी थी? तो अभी हमने यहाँ देखा कि बढ़ी आबादी कुल कितनी थी, जनसंख्या वृद्धि दर, तो वो 20% बढ़ी थी। तो ये कितना आंकड़ों में हुआ? 3,36,00,000। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 14वां स्थान है। अब जनसंख्या एवं नगरीकरण हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है और यहाँ की नगरीकरण, तो हमने देखा नगरीकरण शहरीकरण यहाँ कुल लगभग 22% है। तो देखिए जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या हमने देखा 19,98,00,000 है और यह कुल जो है 16.51% हुआ पूरे इंडिया का। इसमें पुरुष 52% है, महिला जो है 47% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है जनगणना 2011 से, प्रदेश की कुल जनसंख्या जनगणना 2001 से अभी हमने देखा कि यहाँ जो बढ़ी है वो 2001 की अपेक्षा बढ़ी है। तो यह कितनी है? 3,36,00,000। 2001 की जनगणना में कुल जनसंख्या वृद्धि जो है अभी देखा हमने 16% हुई है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या अब ब्राजील की कुल जनसंख्या से अधिक है। तो देखिए ब्राजील जैसे देशों से भी जनसंख्या अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है छठे भाग के बराबर है। तो हमने देखा 16% है। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक कर दिया जाए, अगर यूपी को हम भारत से अलग कर दें, एक बार को आप मान लीजिए जनसंख्या से कंपैरिजन करने के लिए, तो यह चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होगा जनसंख्या के हिसाब से। तो आप समझ रहे हैं, चीन सबसे बड़ा है, उसके बाद भारत है। अगर भारत के बाद अमेरिका, इंडोनेशिया को हम हटा दें तो यह 5वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर अभी देखेंगे तो ये आंकड़े बदले होंगे। तो आपको आधार इसी को मानना है, गूगल सर्च नहीं। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान रखता है। 2011 की जनगणना राज्य के कुल 71 जिलों, तो अभी है हमारे यहाँ 75 जिले, लेकिन जब 2011 की जनगणना हो चुकी थी उसमें जो रजिस्टर किया गया था वो 71 जिले थे, 312 तहसील थी, 648 संवैधानिक नगर थे एवं 267 जो थे वो जनगणना नगर थे, तथा 1,06,774 गाँवों में संपन्न हुआ था। तो ये सब फालतू की बातें हैं। आप याद रखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में 71 जिले थे। अब चलिए हम जो है कि मेन स्टैटिक्स पे आते हैं। अब यहाँ से हम जो है कि केवल जो है संख्या के बारे में बात करेंगे, सर्वाधिक न्यूनतम। क्योंकि एग्जाम में देखिए आपको कम से कम 3 का तो याद रखना है, स्टार्टिंग के 3 का। क्योंकि आजकल ये, अब आपको पता है कि जनगणना जो है 10 साल में एक बार होती है, तो पेपर अभी 10 बार हो चुका है। यूपी पीसीएस या कोई भी पेपर हो 10 बार हो चुका है और इसी जनगणना में से उनको पूछना है। तो स्टार्टिंग में पहले पूछते थे कि सबसे बड़ी संख्या वाला जो है जिला कौन सा है, तो प्रयागराज। धीरे धीरे जब 2011 आया, 2012, 2013, ऐसे 2018, 19 आया तो इनके पूछने का तरीका बदल गया। अब कहने लगे कि ये ऑप्शन खुद से देने लगे कि बताओ, अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, प्रयागराज को हटा दिया। आपने याद किया था कि प्रयागराज सबसे जनसंख्या वाला जिला है सर्वाधिक, और प्रयागराज को ये हटा दिए। आपने मुरादाबाद तो कभी याद ही नहीं किया था। तो अब ये पूछने का तरीका इनका हो गया कि अब ये ऑप्शन आगे से हटा देंगे और पीछे से देंगे। अब कहेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। फिर इन फ्यूचर इनके पूछने का तरीका फिर बदल गया। फिर ये पूछने लगे कि जो है सर्वाधिक जनसंख्या में टॉप थर्ड में कौन सा आता है।
अब थर्ड वाला ये पूछने लगे, ऐसे कहने लगे बताओ तीसरा वाला। तो ये गाजियाबाद है, तो पूछने का तरीका बदला है, इसलिए आपको कम से कम 3 तो याद रखने ही रखने हैं। अब देखिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हम पढ़ते हैं। इधर जिला दिया है, इधर उसकी जनसंख्या, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो देखिए, प्रयागराज जो है यूपी का सबसे बड़ा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और इसकी जनसंख्या कितनी है? 59 लाख। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो महोबा है। महोबा जो है यह न्यूनतम है, यहाँ केवल 8 लाख जनसंख्या है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम तो सबसे पहले आप याद रखिए। अब देखिए, इसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ। यह हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो ये टॉप में है, और इनकी जो है जनसंख्या आप याद रखिए कि पहले प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, फिर जो है गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ। अब प्रमुख अल ऐसे याद रखिए, प्रमुख ग को ख याद करिए आप, तो प्रमुख अल से ये जो है क्रम है इनका। अब न्यूनतम वाले देखिए 5 हैं, तो महोबा हो गया, उसके बाद चित्रकूट हो गया, फिर हमीरपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, और ललितपुर। ललितपुर और लखीमपुर खीरी या क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुरी खीरी तो सबसे बड़ा है, ललितपुर भी काफ़ी बड़ा है। अब देखिए, लेकिन न्यून जनसंख्या में ये काफ़ी कम है यहाँ पर। तो देखिए, न्यूनतम में जो है याद रखिए कि महोबा है, चित्रकूट है, और हमीरपुर है, श्रावस्ती और ललितपुर। और महोबा की जो जनसंख्या है वो केवल 8,75,000 है। अब देखिए, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले हम 5 जिले अब देख लेते हैं। हम लोग जो है कि यहाँ पर लगभग सारी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जो देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले, न्यूनतम जनसंख्या वाले, सर्वाधिक पुरुष, न्यूनतम पुरुष, सर्वाधिक ग्रामीण, सर्वाधिक नगरीय, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, सब कुछ देखेंगे, बस आप बने रहिए। अब देखिए, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सबसे पहले, अब मैंने आपको बताया कि अगर आप पहला याद रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी समझने में। अगर ये जनसंख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं पुरुष तो सबसे ज़्यादा ही होंगे। महिलाएँ भले कम हों, लेकिन महिलाएँ भी कम नहीं होंगी आँकड़ों के हिसाब से, लेकिन पुरुष तो होंगे पक्का। तो पुरुष में भी जो है प्रयागराज ही सबसे पहले आएगा। और देखेंगे मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, ये टॉप 3 के वहीं हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं। तो याद रखिए कि पुरुष की जनसंख्या में टॉप 5 कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो पहला प्रयागराज है, 31 लाख, मुरादाबाद है, गाज़ियाबाद है। पहले का आपको जो है आंकड़ा याद रखना है, उसके बाद आपको किसी का आंकड़ा याद नहीं रखना है। पहले का एक याद रखना है, माइंड में रखना है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, फिर कानपुर नगर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि कानपुर देहात और कानपुर नगर 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये कानपुर नगर की बात चल रही है। फिर लखनऊ है हमारी राजधानी। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हो गए? तो पहले नंबर पे भी प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है। तो देखिए, आजमगढ़ यहाँ चौथे नंबर पे था, यहाँ सेकंड नंबर पे आ गया विमेंस में। फिर जौनपुर है। अब जौनपुर के बारे में आप याद रखिए कि जौनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला, जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है वो जौनपुर में ही है। इसीलिए देखिए, ना इधर कहीं नाम है ना इधर कहीं, और यहाँ जो है इसका नाम तीसरे नंबर पे ही आ गया। अगर यहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता तो हो सकता है कि सर्वाधिक महिला में ये पहले नंबर पे, अगर जौनपुर यहाँ होता प्रयागराज की जगह, तो जौनपुर यहाँ महिलाओं में पहले नंबर पे होता। अब मुरादाबाद, फिर लखनऊ है। अब देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, सर्वाधिक रूरल पॉपुलेशन, तो देखिए 5 टॉप 5 यहाँ भी प्रयागराज है, और जनसंख्या कितनी है? तो 44 लाख। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, तो गौतम बुद्ध नगर। तो आप कह सकते, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये तो प्री में पूछा जा चुका है कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। अभी लिटरेसी रेट में देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर वहाँ पर पहले नंबर पे है। तो यहाँ जो है केवल 6,73,000 ग्रामीण जनसंख्या है। अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में तो प्रयागराज हो गया, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर और गोरखपुर।
और अगर हम सीतापुर को हटा दें तो ये जो है टॉप 4 के जो हैं, ये टॉप 5 में 4 जो हैं ये पूर्वांचल के हैं, तो ध्यान रखिएगा। सीतापुर जो है यह लखनऊ के बगल की है, जिले हैं। और न्यूनतम में देखिए गौतम बुद्ध हो गया, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। अब सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले देखिए, और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले। तो श्रावस्ती में देखिए कुल 96% ग्रामीण प्रतिशतता हो गई। अब ये वो है, अभी हमने देखा सर्वाधिक कम सर्वाधिक ज़्यादा, ये है कि उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन में कितने, उसके पॉपुलेशन में, खुद के उसके पॉपुलेशन में, तो सर्वाधिक ग्रामीण जो ये श्रावस्ती है, यहाँ की पूरी जनसंख्या में से 96% लोग ग्रामीण हैं। अब इससे आपका एक दूसरा माइंड जो है जाग जाना चाहिए, थर्ड सेंस जो है, श्रावस्ती में 96% ग्रामीण है, तो यहाँ जो है लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता सबसे कम होगी। तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण यहीं पर है, तो 2 बातें आपकी सेट हो गई। उसके बाद कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पूर्वांचल के हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले तो गाजियाबाद, गाजियाबाद में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, मात्र 32%। अब समझ सकते हैं कि यहाँ 96%, इसका 3 गुना है, इसके अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 96 आ जाएगा, तो ध्यान रख सकते हैं श्रावस्ती में। फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, नगर इसमें लिखा ही है, यहाँ भी नगर लिखा है। आपको पता होगा गाजियाबाद जो है यह दिल्ली के एनसीआर में आता है, तो एनसीआर में दिल्ली से सटे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में ये सैटेलाइट सिटी है और ट्रोनिका सिटी भी यहीं पर है, तो ये शहर से सटा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ग्रामीण तो कम ही होंगे, लोग यहाँ प्रवास करके बसे होंगे, मतलब काम धंधे कर रहे होंगे, तो उद्योग होगा तो नगरीकरण होगा। अब आगे देखिए सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या के टॉप 5 जिले। अब ये बात ध्यान रखिए कि अगर यहाँ सबसे कम है प्रतिशतता में, तो ग्रामीण यहाँ तो सबसे ज़्यादा होंगे, तो पहले नंबर पे गाजियाबाद ही है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण गाजियाबाद में, फिर है लखनऊ, फिर है कानपुर, आगरा, मेरठ। और ये आंकड़े देखिए यहाँ से अगर आप मिलाएंगे, तो इसमें अगर हम गौतम बुद्ध नगर को हटा दें, आगरा के रिप्लेस कर दें, तो पूरा आंकड़ा सेम टू सेम है। तो अगर आपको न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले पता चल गए हैं या नगरीकरण सबसे ज़्यादा, तो आप न्यूनतम वाले तो निकाल ही सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा है, अब हम न्यूनतम देखते हैं जनसंख्या वाले, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मतलब ग्रामीण ज़्यादा होंगे, तो ये है श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। तो सबसे कम जो है नगरीकरण श्रावस्ती में है, ये तो अभी हमने यहाँ देखा। तो इधर क्या है कि आपको टॉप 5 को याद नहीं रखने हैं, आप स्टार्टिंग के श्रावस्ती, चित्रकूट ऐसे 2 याद रख लीजिए, कि अगर इसको हटा के यहाँ से पूछा 4 तो आप कम से कम बता पाएँ। अब ऐसे ही चलिए सर्वाधिक नगरीकरण की प्रतिशतता वाले हम देख लेते हैं और न्यूनतम वाले भी देख लेंगे। तो यहाँ भी टॉप पे गाजियाबाद है, बॉटम पे श्रावस्ती है, फिर उसके बाद सेकेंड टॉप पे लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है। और ये वाली लिस्ट देखिए, अगर आप यहाँ से मिलाएंगे तो सेम टू सेम लिस्ट है, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वहीं पर है जहाँ न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता है, सेम है, तो याद रखिएगा। अब न्यूनतम नगरीकरण जनसंख्या और प्रतिशतता वाले हैं, तो देखिए श्रावस्ती है, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। यहाँ नगरीकरण मात्र 3% है, तो हमने देखा था कि यहाँ तो 96.96%, तो यहाँ तो ग्रामीण ही है, तो जो बचे वो तो शहरी ही होंगे, तो वही है। और फिर यहाँ पर देखिए 32% जो है ग्रामीण है, तो जो बचे वो शहरी होंगे लगभग। अब दोस्तों ये आंकड़े इस तरीके से आपको किसी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं मोस्टली यूट्यूब पे देखा हूँ, वो खाली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहे हैं और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड जो है वो बता देंगे,
लेकिन एक्चुअल आंकड़े अगर आपके सामने होंगे तो आप अपनी समझ से जो है वहाँ से क्वेश्चन निकालिए कि कैसे पूछे जा सकते हैं। और अगर रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात, तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत जनगणना को कवर कर चुके हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए देखिए हम कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, कुछ जो हमारे फैक्ट्स हैं जनगणना के बारे में उसको। तो देखिए 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी आबादी में वृद्धि दर जो रही थी, ग्रामीण की रही थी 7.96%, आप इसको 8% मान सकते हैं, और शहरी जो वृद्धि रही थी वो 28.82%, तो 29%। तो देख सकते हैं ग्रामीण जो आबादी की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, ग्रामीण में कम रही, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रही। क्यों? क्योंकि इसमें जन्म तो दर इंक्लूड है और प्रवास भी जो है। लोग जो है ग्रामीण से यहाँ से प्रवास करके शहरों में बस रहे हैं और कभी घर ही वो अपने वापस नहीं लौटे और यहीं के निवासी हो गए, तो जनगणना में तो यहीं के आएंगे ना। तो इसलिए ये जो है 3.5 गुना की दर से बढ़ा। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर के बारे में हम देख लेते हैं। तो 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर हमने देखा 20% था, और राष्ट्रीय औसत दशकीय वृद्धि दर से जो है यह अधिक है, और जो राष्ट्र का है वो 17% था। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि दर पुरुष की रही थी 19.31% और महिला की ज़्यादा रही। तो ये बात आप याद रखिए कि दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ी। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो है पिछले 2001 के आंकड़ों से और 2011 के आंकड़ों से महिला में जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ा होगा, तभी तो महिलाएं ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल बढ़ा है। 2001 में जो यहाँ का लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो, वो यूपी का लिंगानुपात 898 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार यह 912 हो गया। तो एक बार को यूपी पीसीएस के पिछले ही पेपर में क्वेश्चन आया, यहीं सेम आंकड़े दिए थे, बोला गया कि 2001 में आंकड़े नहीं दिए गए थे, आपकी समझ से क्वेश्चन था कि 2001 से 2011 में जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं बढ़ा ही है, और उसमें मेंशन दिया किया था कि लगभग 14%, 14 नंबर बढ़ा है, 14 अंक। तो एकदम देख सकते हैं 14 अंक बढ़ा है, ऐसे दिया था। आप समझ, ये बीच का गैप आपको निकालना है, और यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 15वां स्थान रखता है। दशकीय वृद्धि दर जो बढ़े हैं ये 20%, मतलब अगर 20% बढ़े और 14वां 15वां स्थान है, तो मतलब अभी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि शायद 30-30% बढ़े होंगे। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर में हम भारत और उत्तर प्रदेश को कंपेयर कर लेते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आज़ादी के बाद के और अभी के आंकड़े समझ लेने हैं। तो देखिए ये दशक दिया है, ये भारत की जो है दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में है, उत्तर प्रदेश की दशकीय दर वृद्धि 10 की है, और उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर ये वार्षिक है। तो वार्षिक को आप मारो गोली, अब जो है 10 की वृद्धि दर भारत और उत्तर प्रदेश का देखो। हम जो है कि आज़ादी के बाद से देखते हैं, आज़ादी के बाद की जो पहली जनगणना हुई वहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये भारत वाले आंकड़े थे, आपको ऊपर से नहीं दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश वाले आंकड़े हैं। अब आपको केवल यहाँ 2 आंकड़े याद रखने हैं। ये वाले, अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का आया क्या आया था, वहाँ भी जो है कि वो लिंगानुपात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे ही दिया था। 1951 में लिंगानुपात, 1971 में, 1981 में और सन 2011 में ऐसे लिंगानुपात करके दिया गया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था 1951 में वो काफ़ी बेटर था। कितना था? 949 था।
949। और अभी जो भारत का लिंगानुपात है, ये भारत का लिंगानुपात था उस टाइम, और अभी जो है आपको पता है कि 943 है। तो 943 अभी है। तो आप देखिए कि आज़ादी के टाइम में हमारा जो सेक्स रेशियो था वो काफ़ी बेटर था, आज की अपेक्षा से तो बेटर ही था, और अभी जो है उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, अभी हम जो है कि जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर पढ़ रहे हैं। तो 1951 से 1961 में आज़ादी के बाद 21% बढ़ी थी। उसके बाद से देखिए 24%, फिर 24, 23, 21 और फिर 17। ये नतीजा है जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी का, घट रहा है। आप देख सकते हैं कि 1971 से अगर आपको क्वेश्चन आए कि 1961 से अगर कहा जाए कि अभी तक जनसंख्या लगातार घटी है, तो आप देख सकते हैं कि जी लगातार घटी है। तो याद रखिए कि 1961 से सन 2011 तक जनसंख्या जो है 10 की वृद्धि दर लगातार घटी है। तो एकदम बात सही है। अब हम यही बातें यूपी में देख लेते हैं। तो देखिए, यूपी के लिए ये बातें एकदम सही नहीं है। यहाँ देखिए, आज़ादी के टाइम 16% बढ़ी थी, उसके बाद 19, फिर 25, फिर 25 61, 25 85। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है स्टार्टिंग के 71 से सन 2000 में जनसंख्या तेजी से बढ़ी यूपी की, फिर उसके बाद जो है यहाँ से गिर गई 2001 से 2011 के बीच में, और काफ़ी 5% की गिरावट हुई। तो याद रखिएगा। तो यहीं आपको देखना है, समझना है। आगे चलिए, अब हम आगे कंटिन्यू रखते हैं अपना न्यूनतम सर्वाधिक वाला। तो देखिए, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले यूपी के। तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध नगर। अब मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ की पॉपुलेशन क्यों बढ़ी। तो ये है गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद गाजियाबाद है, आपको पता है गाजियाबाद सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला है। फिर श्रावस्ती है, और आपको पता है कि श्रावस्ती सबसे कम लिटरेसी रेट है। और तो जहाँ लिटरेसी रेट कम रहेगा, तो अगर वहाँ कोई और तरीका नहीं रहेगा लोगों को आकर्षित करने का, तो एक तरीका वहाँ पॉपुलेशन वृद्धि का आ जाएगा। फिर बहराइच है, बलरामपुर है। तो गौतम बुद्ध नगर को ही जो है नोएडा कहते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यहीं पर है, ग्रेटर नोएडा दोनों। और ये दिल्ली एनसीआर में आते हैं दोनों, गाजियाबाद और ये दोनों गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ क्या है कि दोनों जगहों पे फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों का प्रवास बहुत तेज़ी से हुआ है। लोग दिल्ली में रहने को आए, रहने लगे नोएडा, गाजियाबाद। दिल्ली में रोज़ ट्रैवल करके जॉब पे जाते हैं, आते हैं। तो वो आए, काम करे और वहीं पर बस गए। इसीलिए यहाँ 10 की वृद्धि दर, ये जो है बर्थ रेट उतना नहीं है। बर्थ रेट तो श्रावस्ती में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ प्रवास से लोग बढ़े हैं, तो याद रखिएगा। और न्यूनतम की हम बात करें तो यह कानपुर में है, फिर हमीरपुर, बागपत, देवरिया, देवरिया, फतेहपुर। तो ये लिस्ट है। अब घनत्व की बात कर लीजिए। देखिए, तो सर्वाधिक घनत्व वाले, जनसंख्या घनत्व वाला कौन जिला है? गाजियाबाद। और न्यूनतम में ललितपुर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ललितपुर और जो लखीमपुर खीरी है, ये दो बहुत बड़े यूपी के ज़िले हैं। तो बड़े हैं, खासकर ये पहाड़ी हैं, पठारी हैं। तो यहाँ जो है कि जनसंख्या कम होगी। अगर जनसंख्या कम होगी, क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो जनसंख्या घनत्व अपने आप जो है कम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व कम होने का मतलब कि यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ऐसा 90% तक सही बात है। गाजियाबाद सबसे अधिक है, कितना है देख सकते हैं आप? 3971। वाराणसी सेकेंड नंबर पे है। लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, इसको भदोही भी कहते हैं, और कानपुर। तो देख सकते हैं आप। फिर न्यूनतम में बात करें तो ललितपुर, सोनभद्र भी आपको पता है कि यहाँ काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं, और ये पठारी क्षेत्र है। हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, चित्रकूट भी पठारी क्षेत्र है। हमीरपुर भी है, महोबा भी है। ललितपुर जो है यह उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में आता है, बाकी ये सारे जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं। अब देखिए, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार, फिर अब यहाँ से कुछ फैक्ट उठाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपको अभी देखिए कितना है। जो यूपी का ओवरऑल है, ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट का देखा, तो यूपी का ओवरऑल आप याद रखिए कि कितना है, 829। और पूरे भारत का
जो है 382 और अंतर कितना है 447 का। तो याद रखिएगा, अगर आप ये याद रख सकते हैं तो ये तो अपने आप निकाल लेंगे। तथा देश के 28 राज्यों में इस संदर्भ में इसका स्थान एवं सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों से यह 9वें नंबर पे है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में चौथा स्थान रखता है। तो हमने देखा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, और जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चौथा ही है। तो आपके लिए काम आसान हो गया कि जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल से चौथे ही नंबर पे है। अब देखिए 2001 से 2011 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत जनसंख्या घनत्व में 129 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो बढ़ी ही है जनसंख्या घनत्व। अगर पॉपुलेशन बढ़ी है 20% तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगी ही। जनगणना 2001 में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना था 690, अभी कितना है 829। अगर इसके बीच का गैप निकालेंगे तो 139 आएगा। अब देखिए 1901 से लेके 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व में सबसे कम वृद्धि -5 और 1911-2021 दशक के दौरान दर्ज की गई थी। तो ये आंकड़े थोड़ा गलत समझ में आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। राज्य के औसत घनत्व से 27 जिलों का जनघनत्व अधिक है। तो याद रखिए कि राज्य के औसत जो घनत्व है इसमें 27 जिलों का जनघनत्व अधिक। कहने का मतलब है कि जो यहाँ का औसत घनत्व यूपी का 829 है और 27 ऐसे ज़िले हैं जो 829 से भी ज़्यादा हैं इसके जनसंख्या घनत्व। तो ये कह रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का स्तर हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, मैंने आपको वहाँ बताया था। तो वर्ष 1961 में लिंगानुपात 907 था। 1961, फिर 1971 में देखिए ये जो है घट गया। 1981 में देखिए फिर बढ़ गया, यहाँ से फिर यह घटा फिर बढ़ा। आपको यही याद रखना है कहाँ घटा कहाँ बढ़ा। आपको ये नहीं पूछेगा कि 71 में कितना था इतना। आप स्टार्टिंग के 1961 के याद रखिए और 2011 के, इसके बीच में आप बस देखिए कि घटा है बढ़ा है। तो देखिए 1961 में पिछले दशक की अपेक्षा बढ़ गया, फिर उसके 10 साल बाद घट गया। तो देखिए 71 में और 91 में सेम हो गया, फिर 2001 में ड्रास्टिकली बढ़ गया, फिर 2011 में यह बढ़ा। तो याद रखिए कि ये जो लिंगानुपात है ये 1971 में और 1991 में घटा था, और आपको याद करने में यह आसान हो गया कि दोनों का सेम ही था 876। तो अभी का आप याद रखिए 912 है, पिछले वाले का याद रखिए 898 है, और 61 का याद रखिए 907 है। अब दोस्तों देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, अभी देखा। राष्ट्रीय लिंगानुपात से 31 कम है 943 है। 2001 की तुलना में 898 प्रदेश में लिंगानुपात 14 की वृद्धि हुई। मैंने आपको वहीं पर पहले ही बताया यहाँ पर 14 की वृद्धि हुई थी। और यही क्वेश्चन आप अगर देख सकते हैं दोस्तों, तो यही दो क्वेश्चन उठा गए यूपी पीसीएस आरओ 2021 के प्री में। यही क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, पेपर को उठा के यही क्वेश्चन बना था, यही दो आंकड़ों को वहाँ पूछा ही गया था। लिंगानुपात व शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 26वें स्थान पे है, लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात में। तो अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हम देख लेते हैं, इसको सेक्स रेशियो कहते हैं, और न्यूनतम वाले भी देखेंगे। तो अब दोस्तों चलिए हम देखते हैं। पहला जो जिला है लिंगानुपात सेक्स रेशियो में सबसे पहले नंबर पे है वो है जौनपुर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जौनपुर यूपी का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट है, और इसका लिंगानुपात याद रखिए आप
1024 है। और 1000 ये जो 4 डिजिट में है, आप याद रखिए कि 3 ऐसे ज़िले हैं जो यूपी के 4 डिजिट में आते हैं। और यह आप इसको कंपैरिजन करिए केरल के सेक्स रेशियो से। केरल का सेक्स रेशियो जो है 1084 है। तो यहाँ का जो केरल का सेक्स रेशियो है 1084 है, और अपने जौनपुर में जो सबसे टॉप का ज़िला है इसका 1024 है। कितना कम है? 60 कम है। आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, तो याद रखिए इन तीनों जो है ये 4 डिजिट में आते हैं। प्रतापगढ़ का फिर है 4th नंबर पे, सुल्तानपुर 5वें नंबर पे। और न्यूनतम में बात कर दिया जाए तो गौतम बुद्ध नगर। अब आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में जो है नगरीकरण बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ लिंगानुपात कम है। मतलब इंसान पढ़ लिख के भी बेकार ही रह गया। मतलब बेटियों को बढ़ाने बढ़ाने में इतना नहीं दिया गया जो। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि गौतम बुद्ध जो है नगरीकरण बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जो है मेल जो है पुरुष से ज़्यादा गांव से प्रवास करके बसे, तो इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ का सेक्स रेशियो ज़्यादा हो, में भी पॉसिबिलिटी है। और मतलब कम हो, तो यह का सबसे कम है, तो 851 है। तो आप जौनपुर का याद रखिए कितना है, 1024। और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये सब जो है इनका कितना है, 851। अब यहाँ से देख सकते हैं लगभग 150 के आसपास कम है। फिर उसके बाद हमीरपुर बागपत का सेम है। कानपुर, मथुरा और बांदा का सेम है। औरैया का सबसे इसमें न्यूनतम में 5वें स्थान पे है। अब आंकड़े देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जबकि 2001 में इतना था। हमने ये सब देखा बोल बच्चन, और ये उत्तर प्रदेश का फिर देखा, ये भी सब देखा। महाराजगंज रायबरेली का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात के समान है। तो आप याद ही रख लीजिए, जो महाराजगंज है यह नेपाल से सटा जिला है, और रायबरेली जो है यह प्रयागराज से सटा जिला है। इसका लिंगानुपात जो है 943 है, और यही तो है हमारे राष्ट्रीय औसत। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद केवल 1981, सन 2001 तथा अब 2011 में राज्य में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो अभी तक जो है आज़ादी के बाद 3 बार जो है सेक्स रेशियो बढ़े हैं, तो इसको भी याद रख लीजिए। 81, 1 और 11 में सर्वाधिक वृद्धि बीच वाले में हुई, 2001 वाले में कितना, 876 से 898 हमने देखा था। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, तो अब यहाँ देखिए लिटरेसी रेट देखते हैं, जो है लिटरेसी रेट, इसमें गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है। अब देख सकते हैं न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है, और शहरीकरण और जो है साक्षरता में सबसे ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रवासन ही जो वो मेन रीज़न है। अब ये जो बोल बच्चन हो रहा है कि किस में ज़्यादा है, कारण क्यों है, प्रवास है, बोल बच्चन भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, समझना है। क्योंकि यूपी पीसीएस में जो सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, अब बनते हैं क्वेश्चन ऐसे कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्यों है, क्यों बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन एक आध दो आ जाते हैं कथन और कारण करके। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर जो है गौतम बुद्ध नगर का है, वो भी 80% है। फिर कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। गाजियाबाद में भी अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि यहाँ जो है अशिक्षित वर्कर बहुत ज़्यादा काम करने आते हैं, तो इसलिए शहरीकरण तो बढ़ गया, उद्योग धंधा, लेकिन लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं बढ़ा। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो श्रावस्ती हमने पहले ही देखा था। अब देख सकते हैं यहाँ जो है सबसे ग्रामीण जनसंख्या यही है, 96% यहाँ ग्रामीण है, और साक्षरता जो लिटरेसी रेट है वो 46% है। फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, बलरामपुर है, फिर रामपुर है। अब जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है वो 67.7% है। यह ओवरऑल यूपी का साक्षरता दर है।
2001 में 56% था। तो आप देख सकते हैं कि 2001 में 56% था, फिर उसके बाद लगभग 11% की वृद्धि हुई। ये देखिए 11.34% की वृद्धि हुई थी। दशकीय वृद्धि है ये साक्षरता की। और यू उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है, अगर भारत की जनगणना से मिलाए तो भारत की जो साक्षरता दर है वह 74.04% है, और यूपी की इससे कितना कम है, 5.3%। तो दोनों बातें आप याद रखिए कि दशकीय वृद्धि, जो साक्षरता में दशकीय वृद्धि है वो 11.34 का है, और भारत की साक्षरता से यह 5.3% कम है। अब आप केवल यूपी का याद रखिए, और कितना कम है ये याद रखिए, और कितना बढ़ा है ये याद रखिए। और इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप ये याद रखते हैं कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67% है, और भारत की जो है इतनी है, तो भी आप ये निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों याद रखें तो भी निकाल सकते हैं। तो कोई दो याद रखिए, बाकी तीसरा आप निकाल लेंगे। अब देखिए, देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पे है, तथा 28 राज्यों में 22वें। अगर हम पूरे प्रदेश को मान लें, जो है स्टेट और यूटी को जोड़ लें, तो 29वें नंबर पे है, और 28 राज्यों को हम केवल देखें तो 22वें नंबर पे। मतलब स्थिति काफ़ी खराब है। प्रदेश में साक्षर जनसंख्या की वृद्धि जो है 57%, देश का तीसरा राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक साक्षरता लिंगानतर लिंगानतर तो लिंगानतर थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया। इसका मतलब है जेंडर गैप इन लिटरेसी। जेंडर गैप क्या हो गया कि ये जो मेल और फीमेल है, इनमें कितने पढ़े लिखे ज़्यादा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो हम देखेंगे। तो अभी हम मेल फीमेल का देख रहे हैं, तो पहले रुकिए हम आपको दिखा देते हैं ये जेंडर गैप का मतलब क्या है। तो देखिए, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता, तो मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो औसत साक्षरता है वो 65.46% है। तो इसमें जो पुरुष हैं वो 76% पढ़े लिखे हैं, और महिला जो है वो 53%। और इनके बीच का जो गैप है यही है जेंडर गैप लिटरेसी। तो यही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक साक्षरता लिंगानतर जो है महाराजगंज में बहुत ज़्यादा गैप है। कितना है, 26% का गैप है। 26.9%, लगभग 27%। और सबसे कम जो साक्षरता का जेंडर गैप है वो है कानपुर में, कानपुर नगर में मात्र 8%, 8.5%। तो ये है, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लिटरेसी इतनी है, और नगरीय क्षेत्रों में लिटरेसी 75% है। और इसमें भी पुरुष जो है 80% साक्षर है, महिला जो है 69%। तो यहाँ पर जो जेंडर गैप इन लिटरेसी हो गया वह देखिए मात्र 11% है लगभग। अब देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हम देख लेते हैं, तो यह भी गौतम बुद्ध नगर ही है। अगर न्यूनतम देख लेते हैं तो श्रावस्ती है, वहाँ भी श्रावस्ती लोवेस्ट था साक्षरता में, और ये भी गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा है। फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। न्यूनतम में तो श्रावस्ती टॉप पे है, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, और ये वहीं वाले हैं जो वहाँ भी कम थे। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता अभी हमने देखा ये 77% है, और जो है 2001 से यह बढ़ी है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80% है। भारत की बात कर रहा है, ये यूपी की बात कर रहा है। तो यूपी में देखिए कम है, भारत में ज़्यादा है पुरुष साक्षरता। और यह जो है कितना कम है, तो 3.6%। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई, तो आप देख सकते हैं 68 था, अब 77 हो गया। तो ये लगभग 9% की वृद्धि हुई है। अब हमने पुरुष देखा, महिला की साक्षरता न्यूनतम अधिकतम देख लेते हैं। तो श्रावस्ती देखिए यहाँ भी लोवेस्ट है, और हाईएस्ट जो है कानपुर है महिला साक्षरता। और हमने वहाँ भी देखा था कि महिला का जो है लिंगानुपात कानपुर में ज़्यादा था, लगभग 75% महिला साक्षर है। फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर औरैया, गाजियाबाद। इधर क्या है, न्यूनतम में लगभग वहीं वाले ज़िले हैं आप देखेंगे। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच ऊपर नीचे।
अब देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता अभी हमने देखा 57% था, 2001 में 42 था। भारत में पुरुष साक्षरता 64% है। देश में महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पे है और 28 राज्यों में 24वें स्थान पे। अब यहाँ देखिए 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर में जो है 8.84 की वृद्धि हुई है, हमने पहले देख चुका। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले हम देख लेते हैं, ग्रामीण जो सबसे कम साक्षर हैं, तो यहाँ भी श्रावस्ती है। श्रावस्ती एकदम टॉप कर रहा है न्यूनतम वाले में, और यहाँ औरैया टॉप कर रहा है। फिर इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात, और ये कानपुर देहात है, कानपुर नगर नहीं, क्योंकि ग्रामीण संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, देहात में ही। और फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर इधर श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ये तो एकदम हर जगह टॉप कर रहे हैं न्यूनतम वाले में। ये चारों पांचों जो है एक के बाद एक। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या अभी हमने देखा 15% है, अगर संख्या में तो 3 करोड़। प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर में 13 था, यहाँ 15 है। 2001 की तुलना में यह घटा है, पहले 19 था, अब जो है 15 हो गया है। प्रदेश में जो है 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या अनुपात जो है सर्वाधिक कहाँ है, बहराइच में 18% है, न्यूनतम कानपुर में 11%। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये दोनों याद रखिए और ये मेन आंकड़ा याद रखिए। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, तो प्रयागराज में वैसे भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और 0 से 6 वाले में भी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 8,85,000। मुरादाबाद फिर सेकंड पे है, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली, और न्यूनतम में देखिए तो महोबा टॉप पर है, फिर हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, औरैया, तो ये हो गए। अब दोस्तों अगर आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो ये मुझे सुन के देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपकी लिटरेसी रेट, या आप खुद अपने ज़िले के जौन अपने ज़िले अगर इस टॉप वाले ज़िले में से किसी एक में है तो आप याद कर सकते हैं कि मेरे ज़िले की बात हो रही है, इसमें जो है टॉप पे है, लोवेस्ट पे है कौन सा। ये याद करने का खुद का तरीका है, और इत्तेफाक से अगर उसी आप जैसे आप प्रयागराज में रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रयागराज में ऐसी ऐसी बातें हैं, तो ये याद करने का एक सिंपल सा तरीका भी हो सकता है। देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हम देख लेते हैं, शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो देखिए अब सर्वाधिक, अभी हमने देखा कि यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या, अब यहाँ लिंगानुपात है, ये जनसंख्या की बात हो रही है, ये सेक्स रेशियो की बात हो रही है, और शिशु वही हैं जो 1 से 6 वर्ष के हैं। तो इसमें बलरामपुर देखिए सेक्स रेशियो यहाँ का काफ़ी अच्छा है, बच्चों में 950 है, और बागपत जो है यह क्वेश्चन प्री में पूछा गया है, तो यहाँ 841 है। संत कबीर नगर, एक संत रविदास नगर भदोही है, लेकिन ये संत कबीर नगर अलग है, ये नेपाल के पास है। फिर बहराइच सिद्धार्थ नगर का सेम है, बाराबंकी अम्बेडकर नगर का सेम है, अयोध्या। इधर बागपत, अम्बेडकर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। अब यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो 902 है, और जो टॉप का जिला है बलरामपुर 950 है, जो कि पिछले जनगणना से कम ही है, तो काफ़ी दुख की बात है। राज्य के 37 जिलों का, अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला ले तो 37 जिलों का ये 2011 की जनगणना की बात कर रहा है, 37 जिले। शिशु लिंगानुपात 902 से अधिक है, तथा राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है, 919, और यूपी का अपने 902 है, तो जो है 22 जिलों का शिशु लिंगानुपात से अधिक है। बांदा, संत रविदास नगर जिसको भदोही कहते हैं, मिर्जापुर का शिशु लिंगानुपात 902 है, मतलब यह अपने राज्य के अनुसार है, मिर्जापुर का, भदोही का और बांदा का। आजमगढ़ का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919, और देश के शिशु लिंगानुपात के समान है। तो जो स्टूडेंट बांदा के हैं, भदोही के हैं और मिर्ज़ापुर के हैं, तो याद कर लें कि हमारा जो है यूपी के बराबर है। जो आजमगढ़ के हैं वो याद कर लें कि हमारा जो है स्टेट
पूरे कंट्री के बराबर है। तो देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात देख लीजिए, ग्रामीण की बात चल रही है तो यह बलरामपुर पहले नंबर पे है। यहाँ भी देखिए बलरामपुर ही पहले नंबर पे था। फिर संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, अयोध्या। न्यूनतम वाले में गौतम बुद्ध नगर, बागपत। यहाँ देखिए सेक्स रेशियो सबसे कम था और यहाँ शिशु लिंगानुपात भी कम, मतलब स्टार्टिंग से ही ये एकदम कम कर रहे हैं। फिर बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ। तो दोस्तों जनगणना का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में सब कुछ देख लिया, न्यूनतम, अधिकतम, टॉप 5 के जो डिस्ट्रिक्ट हैं सब देख लिए हमने। तो वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं कमेंट करके प्लीज़ लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा होने के कारण आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसका पीडीएफ मैं जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक 2024 पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास एक पीडीएफ रहेगा और वीडियो सुनेंगे तो आसानी होगी। और दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको यहाँ से प्राप्त होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।